नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम है जी उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये अक्टूबर का महीना बहुत ही खास बनाने आई हूँ आपके लिए। पिछले हफ्ते आपने सुनी एक बहुत ही स्मार्ट और वर्सेटाइल एक्टर शम्मी कपूर की फिल्म, और इस हफ्ते फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शम्मी कपूर की ही दूसरी फिल्म जिसका नाम है कश्मीर की कली। कश्मीर की कली फिल्म में शर्मिला टैगोर का डेब्यू था, और जंगली फिल्म जो पिछले हफ्ते आपने सुनी उसमें हमारी एक्ट्रेस सायरा बानो का डेब्यू था। तो कश्मीर की कली 90% फिल्माई गई है कश्मीर में, और इसको फिल्माने का जो श्रेय जाता है, चलिए आपके साथ साझा करती हूँ डिटेल्स। कश्मीर की कली डायरेक्ट की थी शक्ति सामंता ने, प्रोड्यूस्ड भी की थी शक्ति सामंता ने। इसकी कहानी लिखी थी रंजन बोस और रमेश पंत ने। म्यूजिक दिया था हमारे ओपी नैयर साहब ने, और गानों के लिरिक्स लिखे थे SH बिहारी जी ने। इसकी फिल्म की रिलीजिंग डेट थी 20 नवंबर 1964, और इसके कलाकार नन अदर देन हमारे हैंडसम बॉय शम्मी कपूर, साथ में थी इनके शर्मिला टैगोर, और थे प्राण, और थे नाजिर हुसैन, और बहुत सारे कलाकार। दोस्तों, इस फिल्म में अनूप कुमार भी हैं जो कि बने हैं इसमें शम्मी कपूर के दोस्त, और हमारी टुनटुन ने भी इसमें काम किया है, और साथ में थी इसमें पद्मा देवी भी। तो चलिए दोस्तों, इस म्यूजिकल रोमांटिक स्टोरी की आपके सामने शुरुआत करती हूँ कश्मीर की कली। इस फिल्म की शुरुआत होती है शम्मी कपूर से, जो कि एक बहुत ही ऊंचे घराने के इकलौते पुत्र हैं। इनकी माताजी को लोग रानी माँ के नाम से जानते हैं, और आज इनकी सालाना जलसा है इनकी फैक्ट्रीज का। रानी साहिबा अपने नाम के अकॉर्डिंगली, अपने रुतबे के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा सख्त हैं, लेकिन ये हमारे राजीव लाल थोड़े से प्यार मोहब्बत और नरम दिल इंसान हैं। प्यारे मजदूर भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो चुका है। आज मालिक नौकर का नौकर है और नौकर मालिक का मालिक। ये मजदूरों का जमाना है, यानी कि आपका जमाना। छोटे सरकार ये आप क्या कह रहे हैं? आज अगर आपके पिता जिंदा होते तो उन्हें मजदूरों की गालियां खानी पड़ती। जी हाँ, तो मैं कह रहा था, मेरे पिताजी ने ये फैक्ट्री 6 लाख रुपयों से शुरू की थी। इन 25 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा, यानी कि जरूरत से ज्यादा मुनाफा हो चुका। राजू, मैं कहता हूँ माँ, तुम क्यों तकलीफ करती हो? भाइयों और बहनों, आप सबकी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर माता जी ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का फैसला किया। माँ, तुम सिर्फ हाँ कह दो। हाँ। अब इतना सब कुछ देख के मदनपुरी साहब, जो कि रानी माँ की सारी फैक्ट्रीज के मैनेजर हैं, वो उन्हें सलाह देते हैं कि ये तो ऐसे बिगड़ते चले जा रहे हैं और सारा पैसा मजदूरों में बांट देंगे, इनको कंट्रोल करने वाली लानी चाहिए। अब रानी माँ फैसला करती हैं कि राजीव लाल की शादी कर दी जाए। राजीव लाल का मतलब मेरा यहाँ पर शम्मी कपूर से है। राजू की शादी कर दी जाए। अब ऊंचे ऊंचे घराने की लड़कियों को बुलाया जाता है और उनकी इंटरव्यू ली जाती है, लेकिन रानी माँ को एक लड़की पसंद भी आती है, पर हमारे राजू साहब शादी के लिए अभी तैयार नहीं हैं और वो वहाँ आकर फिर से पागल होने का नाटक करते हैं। उनकी ये हालत देखकर सब लड़कियां अपने पिताजी के साथ जो आई होती हैं वहाँ से भाग जाती हैं। राजू, इस बदतमीजी का मतलब क्या है?
माँ, जब तुम जानती हो कि मैं शादी करना नहीं क्या चाहता। तू शादी नहीं करेगा? नहीं। लेकिन मैंने लड़की पसंद कर ली है। कमाल करती हैं आप माँ, शादी मुझे करनी है और पसंद आप करेंगी? राजीव बेटे, शादी तो बराबर के खानदान में ही होगी। आखिर तुम भी तो एक करोड़पति के बेटे हो। तो ये जरूरी है कि किसी करोड़पति की लड़की से शादी करनी है? मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँ। तेरी पसंद की लड़की होगी कैसी? जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने आज तक ऐसी लड़की देखी तो नहीं है माँ, लेकिन उसकी एक धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में जरूर है। भोली, शर्मीली, लाजवंती, सुंदर। मुझे आज तक ये मॉडर्न लड़कियां कतई पसंद नहीं जो ये चुप है। शादी तू उसी से करेगा, मैं जिसे घर की बहू बनाना चाहूंगी। माँ, तुम्हारी एक मामूली जिद के लिए मैं अपनी जिंदगी को तबाह कर दूं? ये शादी सारी जिंदगी का सवाल होता है, एक लम्हे का खेल नहीं। माँ से तो झगड़ा करके ये क्लब चले जाते हैं अपने दोस्त अनूप के पास और वहाँ कुछ तरकीब लगाते हैं कि किस तरह से इस शादी के लफड़े से बचा जाए। एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अब तक लोग मुझे तुम्हारा चमचा कहते थे, लेकिन अब मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया। क्या? इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले मैं तुम्हारा बीमा करूंगा। राजीव लाल मेरे लाइफ इंश्योरेंस का इंतजाम मेरी माँ कर रही है। क्या? मुझसे पहले ही कोई एजेंट पहुंच गया? ओह शट अप। व्हाट? कर्नल साहब, मैं आपसे नहीं कह रहा था। चंदर, माँ ने मेरी शादी करने की जिद ठानी। मुबारक हो, मुबारक हो। भगवत, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ ने तो आज ही देखने के लिए बहुत सी लड़कियां बुलवा ली थी। कैसी थी? कैसी थी? बकवास थी, मैंने सबको भगवा दिया वहां से। कमाल है, हमें तो तुम भगा देते हो। चंदर, ये मजाक की बात नहीं, बहुत सीरियस मामला है। तुम अपनी पसंद की कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों? मैंने अभी तो कोई लड़की ऐसी देखी नहीं जो मुझे पसंद आए। देखोगे देखोगे, किसी न किसी से कहीं न कहीं कभी न कभी दिल लगाना ही पड़ेगा। सिंपल लॉ ऑफ नेचर। नो लाइफ विदाउट अ वाइफ। देख, मैं शादी नहीं करना चाहता। यहाँ से बच निकलने की कोई तरकीब। रन अवे माय बॉय, रन अवे। कमला भी भाग गई थी, तुम भी भाग जाओ। क्या? कर्नल ने बात तो पति की कही, लेकिन भाग के जाऊं कहाँ? कश्मीर चले जाओ ना यार, वहाँ तो तुम्हारा खुद का मकान है, भोलाराम तुम्हारा आदमी है, और मजे की बात वहाँ रानी माँ तो कभी जाती ही नहीं। You're right, you're right। तू भी चल। नहीं यार, मेरी नौकरी का सवाल है। रिजाइन, इस्तीफा दे दो। ओके, तुम्हारा दोस्त होकर मैं नौकरी करूँ तो लानत है मुझ पर। करेक्ट। लेकिन बात सुन, 2 दिन लग जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। तुम मेरी गाड़ी लेके चला जा, मैं बाद में चलाता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। तो जी फैसला हो गया, अब ये कश्मीर निकल गए हैं और अपनी गाड़ी में, अब गाड़ी में चलते चलते रात हो जाती है और इनको एक सराय में जगह लेनी है जहाँ पे ऑलरेडी इमरान कुछ लड़कियों के साथ रुका हुआ है। पहला गरम चाय पिलाओ, सर्दी में शुगर नहीं है। मोहन सेठ, इतनी लड़की कहाँ से आ रही है? पठानकोट से। ये सब शंपा की सहेलियां हैं, हर साल मेले में भांगड़ा करने यहाँ आती हैं। हर साल आती है? अब क्यों ना आए? कश्मीर जगह इतनी सुंदर है, तभी तो मैं 10 साल से कुल्लू छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन इनकी पोशाक तो कश्मीरी है। लाला पसंद अपनी अपनी। जब तक ये कश्मीर में रहती हैं, कश्मीरी पोशाक पहनती हैं। अच्छा, तुम बकवास बंद करो, जल्दी से सबको गरम गरम चाय पिलाओ, हमें अभी श्रीनगर जाना है। लेकिन मोहन सेठ, श्रीनगर जाओगे कैसे? क्यों? आगे वाला लकड़ी का पुल तो टूटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? जब सुबह सुबह हम वहाँ से आए तब तो पुल ठीक था। आज दोपहर को बड़ी जोर से आंधी और बारिश आए थे ना, इसलिए टूट गया है। सुबह से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। पूरे खुश लाला, फिर तो आज रात को तुम्हारी शराय में रहना पड़ेगा। कमरे तो खाली है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाला कमरा लड़कियों के लिए और तुम नीचे मेरे कमरे में सो जाना। क्या हंस रही हो? जल्दी से चाय पियो, बचो। चल जल्दी चाय। बदतमीज। अब रात को राजीव वहाँ पर आता है, यानी कि राजू, और उसे सराय का मालिक कमरा तो नहीं दे पाता, लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक खाट है, उसके ऊपर सोने के लिए कह देता है। अब राजू अपनी ठंड को भगाने के लिए आग जलाता है और लड़कियां जो ऊपर कमरे में हैं उन्हें लगता है नीचे आग लग गई है, और इन लड़कियों में हमारी हीरोइन भी है, यानी कि चंपा, शर्मिला टैगोर, और ये हुई इनकी पहली मुलाकात। तुम ही ने तो पानी डाला था। अजीब लड़की हो, पहले पानी डालती हो, फिर कंबल देती हो। क्या नाम है तुम्हारा? अगले दिन सुबह जब राजू उठता है तो देखता है वहाँ तो कोई लड़की है ही नहीं। खैर, राजू कश्मीर के लिए निकलता है और लड़कियाँ ऑलरेडी कश्मीर पहुँच चुकी हैं, और रास्ते में उसे फिर से ये लड़कियाँ गाती बजाती हुई मिल जाती हैं और मिल जाती है उसको चंपा।
पहचाना? तुम? आवाज सुनकर चला आया, तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता। क्यों? रात को तुम आई और झट से चली गई, मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। सच्ची, अगर रात को तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं तो सर्दी में अकड़ गया होता। तुम सुबह चली गई, मैं तुम्हें तलाश करता रहा। क्यों? भूल गई? तुम्हारी एक चीज मेरे पास है। कौन सी चीज? पानी की बाल्टी। क्या बत्ती हो? करेक्ट। ओह, तब तो जान पहचान पुरानी मालूम होती है। हमने तो सोचा था कल रात को ही पहली मुलाकात हुई थी। चुप रहो, तुम लोग बहुत बदतमीज हो। नहीं सरकार, हम लोग फूलवारी हैं। सुनो, वो भी फूलवारी है। देखो, सुनो, 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 देखो, क्या है? तुम्हारा कंबल ये मेरा नहीं है, उस समय वाले का है। है? तो मैं क्या करूंगा इसका? फेंक दो उठा के। देख, सुनो, श्रीनगर का यही रास्ता है? हाँ। तुम वहीं जा रही हो? हाँ, तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे पैदल चलने की आदत है। एक दिन में आदत खराब नहीं होगी। कल रात तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हारी। मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बड़ा आदमी कैसे समझा? ये मोटर मेरी नहीं है। तो तुम क्या ड्राइवर हो? ड्राइवर? टोप तो ऐसे पहन रखा है जैसे कोई बहुत बड़े साहब हो। ओ साहब, हाँ साहब ही तो है ये टोप। साहब यानी कि मेरे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये कपड़े भी उन्हीं के दिए हुए हैं, बख्शीश। मैं तो झूठ मूठ रोब में आ गई। तुम तो पूरे उधार चंद निकले। क्या निकला? उधार चंद, मोटर दूसरे की, कपड़े दूसरे के। तुम्हारा अपना क्या है? मेरा एक दिल जो किसी को अपना बनाना चाहता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि जिसको अपना बनाना चाहता है उसका ना नाम मालूम है ना पता। नाम तो बताती जाओ। किसका नाम पता पूछ रहे हो सरकार? तुमसे मतलब ये है कि रास्ते में गांव की सीधी सादी लड़कियों को छेड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे सरकार। अपना काम करो ना जाके। अपना काम तो आपको समझाना था, सो समझा दिया। वैसे मेरा नाम मोहन है, याद रहेगा ना? अब चंपा को तो झूठ बोल दिया कि मैं मालिक नहीं, उनका ड्राइवर हूँ। लेकिन जब अपने बंगले पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसके नौकर ने ऑलरेडी बंगला होटल की तरह किराए पे दे दिया है। और अब वो अपने नौकर को समझा देता है कि हाँ, मैं वाकई में एक ड्राइवर हूँ और मेरा जो दोस्त आने वाला है वो यहाँ का मालिक है, ऐसा ही कंसीडर किया जाए। अब यहाँ तो ये तिगड़म लड़ गया और अब राजू जो है वो चंपा की तलाश करता है। लेकिन ये क्या, अगले दिन चंपा उसी बंगले के बाहर फूल बेचने आती है और राजू उसको अपने कमरे में बुलाता है। सेठ जी। कौन है? फूल वाले। अंदर आ जाओ। आ गई। कौन कौन से फूल हैं? गुलाब है, कमल है, चमेली है, बेला है। क्या दाम है? पूरी टोकरी के 5 रुपए। टोकरी यहाँ लाकर रख दो। जी। ऐसे फूल सारे कश्मीर में नहीं मिलेंगे सेठ जी। ये चंपा के फूल हैं। झूठ बोलती हो, इसमें एक भी चंपा का फूल नहीं। नहीं नहीं, चंपा मेरा नाम है। और हो भी क्या सकता है? तुम? मैं। तुम तो ऐसे घूर कर देख रही हो जैसे पहले कभी देखा ही ना हो।
तुम यहाँ कैसे? मैं सेठ जी का ड्राइवर। अरे मगर तुम कुर्सी पे कैसे बैठ गए थे? जब सेठ जी यहाँ नहीं होते ना तो मैं सेठ बन जाता हूँ। सेठ जी नहीं है? सेठानी के पास गए हैं, लेकिन कहकर गए थे अगर कोई फूल वाली यहाँ पर आए तो उसके फूल खरीद लेना। तो खरीद लो ना, फिर मुझे धूप में नहीं भटकना पड़ेगा। ये लो। 20 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत कम है। अगर मेरे सेठ जी यहाँ पे होते तो कम से कम 50 रुपए देते। 50 रुपए? हाँ। तब तो तुमने सच कहा था कि तुम्हारे मालिक बहुत अच्छे हैं। और मैं? तुम भी बहुत अच्छे हो। चंपा, अगर मैं रोज तुम्हारे फूल बिकवा दिया करूं तो क्या इनाम दोगी मुझे? जो तुम मांगोगे। ये फूल तुम्हारे बालों में लगा सकता हूँ? मैं समझी थी पैसों में हिस्सा मांगोगी। लो लगा दो। जल्दी करो, कहीं तुम्हारे मालिक आ गए तो। कह दूंगा तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमसे पूछे तो तुम भी हाँ कह देना। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं भी झूठ नहीं बोलता। अभी तो बोले थे। क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करता हूँ? वो तो करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, सच बात है। मैं जाती हूँ। कल फिर आओगी ना? मालूम नहीं, छोड़ो। कहो आऊंगी, कहो। आऊंगी। राजू से मिलने के बाद चंपा घर आती है अपने बाबा दीनू से मिलने के लिए। दीनू अंधा है इसमें और चंपा उसकी इकलौती बेटी है। आज बड़ी जल्दी आ गई बेटी। हाँ बाबा, बाबा आज मैं बहुत खुश हूँ। मालूम होता है तेरे सारे फूल बिक गए। हाँ बाबा। अच्छा बताओ तो कितने में बिके होंगे? आज कोई 8-12 आने ज्यादा मिल गए होंगे। नहीं बाबा, 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ बाबा, जिसने खरीदे वो तो ड्राइवर है। कहता था सेठ जी होते तो 50 देते। चंपा, उसके 15 रुपए लौटा देना। क्यों बाबा? 5 रुपए के फूल का 5 ही रुपया लेना चाहिए। मगर कोई अपनी खुशी से दे तो इसमें उसका जरूर कोई मतलब है। नहीं बाबा, वो ड्राइवर तो बहुत अच्छा आदमी है। एक आदमी की सूरत देखकर उसकी नीयत का पता नहीं चलता। तो उसके रुपए लौटा देना और फिर वहाँ कभी मत जाना। नहीं जाऊंगी। मगर रुपए तो बहुत काम आते हैं, इन्हें लौटाने की क्या जरूरत है? नहीं बेटी नहीं, तू नहीं जानती। रुपए की लालच में आदमी अपनी आत्मा तक बेच देता है, शैतान बन जाता है। बापू। अब चंपा उसके होटल में यानी उसकी हवेली में आकर उसके नौकर को बाकी 15 रुपए देके चली जाती है। जैसे ही राजू को ये पता चलता है वो चंपा को ढूंढने के लिए झील पे जाता है। अरे इस नाव में तो कोई भी नहीं है, धूप में सारे फूल मुरझा जाएंगे। ओ करीमा, जरा करीब लेना, थोड़ा सा पानी डाल दूं। तुम? मैंने सुना कि नाव में कोई भी नहीं है। चुप रहो, सारे कपड़े भिगो दिए। अरे उस रात को तुमने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया, मैं तो नाराज नहीं हुआ था। ओह, तो आज उस बात का बदला लेने के लिए आए हो? नहीं तो, मैं तो सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि तुमने रुपए क्यों लौटा दिए। क्यों? बोलो बोलो बोलो। जो एक जवान लड़की को 5 की चीज के 20 रुपया देता है वो खराब आदमी होता है। अच्छा, किसने कहा? मेरे बाबा ने। और तुमने यकीन कर लिया? इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। ये मैंने कब कहा? कहा नहीं, मगर कब कहोगी? तुम चले जाओ, वो लोग आ रही हैं। कौन? लड़कियां। मुझे तुम्हारे सिवा कोई लड़की नजर नहीं आती। सच। जाओ ना, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करोगी? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये
चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अब इनकी मोहब्बत की अटकेलियां शुरू हो चुकी हैं। ये दोनों जब तक कश्मीर में मिलते रहते हैं और अब देखना ये है कि इस बार की इनकी मुलाकात क्या रंग लाती है। इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है यानी कि प्राण, और अब उसे बहुत गुस्सा आने लगा है। यहाँ पर राजू उससे पूछता है चंपा से कि ये गुंडा कौन था, तो चंपा उसे बताती है। तुम तो ऐसे घूर के देख रही हो जैसे कभी देखा नहीं। इस रूप में तो कभी नहीं देखा था। जितनी बार मिलोगी हमेशा नए रूप में देखोगी। न जाने तुम्हें कौन सा रूप पसंद आ जाए। अच्छा वाला मोटर चलाया करता था मैं। मोटर से नाव पे आया, नाव से खच्चर। मालूम नहीं क्या क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? और नहीं तो क्या, मुझे शौक है खच्चर पर चढ़ने का। मोटर जाती नहीं तुम्हारे घर तक। मेरे घर तक? तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? फूलों ने। क्या? आओ आओ मेरे साथ, बताता हूँ। आओ 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 आओ। ये देखो, इतने सारे फूल खरीदने पड़े तो मैं ढूंढते झील के किनारे पहुंचा। वहां तुम्हारी सहेली ने शर्त लगा दी कि जब तक उन सबके फूल नहीं खरीद लूं तुम्हारा पता नहीं बताएंगे। सच? सच। अब मैं झील के किनारे फूल बेचने गई तो सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो मत जाओ। फूल नहीं बिके तो शाम को खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। बस हाथ लाओ, ये लो फूल बिक गए। अब तुम्हें शाम तक फुर्सत है। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। क्यों? आज दिन भर घूमेंगे। सुनो यहाँ बहुत सी चीजें देखने लायक है। तो जाओ ना। अकेले? एक साथी चाहिए रास्ता दिखाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। चंपा, अरे चंपा, जल्दी चलो। लेकिन चलो ना। अरे अभी कहती नहीं चलो, अभी कहती है चलो। अजीब लड़की है। वो है कौन? लेकिन सुनो तो। वो बदमाश कौन था? मोहन, जंगलों का ठेकेदार है। मगर तुम उससे डरती क्यों हो? मेरे बाबा उसके कर्जदार हैं। अगर वो नाराज हो गया तो हमें गांव से निकलवा सकता है। ये मोहन तुम्हारे घर आता है क्या? हाँ, बाबा से मिलने के बहाने आता है, मगर हमेशा मुझे तंग करता है। क्या मतलब? वो मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा ये बात है। अगर फिर वो बदमाश तुम्हें कुछ कहे तो मुझसे बोलना। तुम क्या करोगे? वो बहुत टेढ़ा आदमी है। मैं उसे सीधा कर दूंगा। आइंदा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। मैं तुम्हारे बाबा का कर्जा भी अदा कर दूंगा। 500 रुपए हैं, तुम कहाँ से लाओगे? मैं चोरी करके। चोरी? हाँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कहो तो अपनी जान भी। बस बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो यहाँ से। अब ये दोनों घूमने निकले हैं और बट ऑब्वियसली बारिश बहुत तेज होने लगी है और ये दोनों बारिश में फंस जाते हैं। एक झोपड़े में पनाह लेते हैं जहाँ एक बुढ़िया रहती है। मैंने कहा जी, और सोनिया जरा अपने कपड़े भी सुखा दीजिए ना। मेरे बेटे और बहू के कपड़े तो तुम दोनों को एकदम ठीक आए। ये कोट उन्होंने पिछले साल मेले में से खरीदा था। अच्छा। हाँ। नानी जी, हमने आपको बहुत तकलीफ दी, आप जाकर आराम कीजिए। हाँ, वो दोनों बाजार गए थे, किसी मुसीबत में तुम्हारी तरह फंस गए होंगे। हाँ। किसी मुसीबत में दुश्मन भी ना फंसे। आए? क्या कहती है? वो कहती है कि जब तक आपका बेटा और बहू वापस नहीं आ जाते, आप हमें अपना बेटा और बहू समझिए। भला ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा, तो अब मैं आराम से सो जाती हूँ। गुड आइडिया। अरे हाँ, घर का जरा ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा।
कपड़े सूख जाए तो पहन कर चले जाना। आइए आपको मैं सुला दूं। आइए आराम से सो जाइए। बेफिक्र होकर। चंपा, 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 तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। चुप रहो। तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। चुप रहो। अरे सर्दी कम होगी लेकिन तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुम्हारा मुंह भी ना देखो। क्यों? वो तुम्हारी नानी जी न जाने क्या क्या बक गई और तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। भगवान उनको 100 साल जिंदा रखे। हम उनसे आशीर्वाद लेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। क्या? जब हम दोनों की शादी हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है? दुनिया में हर आदमी शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं। मगर तुमसे शादी करेगा कौन? अरे कोई भी करेगा, तुम क्यों नाराज होती हो? वैसे तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। यहाँ दोनों प्यार में सराबोर होकर बहुत ही प्यारा प्यारा गीत गाते हैं और जब चंपा शाम को वापस आती है घर तो ऑब्वियसली मदन उसका इंतजार कर रहा होता है और यहाँ आग लगाने का काम करता है। कहाँ से आ रही हो? फूल बेचकर। ये फूलों के साथ साथ दिल कब से बेचना शुरू कर दिया है? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा है और उस मोटर वाले के साथ तो सारा दिन गुजार कर आ रही है। छोड़ता है कि नहीं? बाबा, बाबा। क्या बात है बेटी? क्या बात है? बात यह है बाबा कि शंपा के कदम अब बहकने लगे। कौन? मोहन? हाँ बाबा, इससे पूछो कि दिन भर कहाँ थी। बाबा, रास्ते में बड़ी जोर की आंधी और बारिश होने लगी, इसलिए एक जगह रुकना पड़ा। उसी मोटर वाले के साथ? कौन मोटर वाला? एक भला आदमी मिल गया था बाबा, उसी ने मेरी जान बचाई, वरना आज मैं जिंदा लौट के नहीं आती। ना ना, बुरी बात मुझसे मत निकाल। कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है मेरी बच्ची को। अगर मैं आंखों से अंधा न होता तो तुझे कभी घर से बाहर जाने न देता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो इसका घर से निकलना बंद कर दो। क्या मतलब? मतलब ये है कि शंपा बच्ची नहीं रही, तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठा रही। मोहन, खबरदार जो चंपा के बारे में कुछ कहा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अपनी बेटी पर? बाबा, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए। ये होता कौन है हमारे बीच में दखल देने वाला? बेटी, तू अंदर जा, 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 जा अंदर जा। साहब, तुम्हारे सामने। क्या जानते हो चंपा के बारे में? यही कि शंपा तुम्हारी बेटी नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? पाप कभी छुपा नहीं रहता। देखो मोहन, चंपा को कभी न मालूम कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। तो उससे कह देना कि वो कल से कहीं नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ। हम समझ गए ना? बाबा, चलो खाना लगा दिया। आया बेटी। आज बड़ी जल्दी खाना लगा दिया। हाँ बाबा, आज जल्दी सो जाऊंगी, कल सुबह मेले में जाना है ना। बेटी, किसके साथ? किसी भी सहेली के साथ चली जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ हर साल की तरह तू अपनी सहेलियों के साथ लारी में जा। मोहन की लारी में? हाँ, तेरी सहेलियां भी तो जाएंगी ना। मगर मैं नहीं जाना चाहती। चंपा, अगर तू मेले जाना चाहती तो अपनी सहेलियों के साथ जा, वरना इतनी दूर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। अच्छी बात है, मैं उसी के साथ ही जाऊंगी। बेटी, मैं तेरे भले के लिए कहता हूँ। चंपा? कौन? मुन्नी है, मैं अभी आई बाबा। अच्छा। अब ये राज कि चंपा दीनू की बेटी नहीं है मोहन जान गया है, और लेकिन किसकी बेटी है ये नहीं पता। अब अपने बाबा से वादा कर लिया है कि वो मेले में अपनी सहेलियों के साथ मोहन के साथ ही जाएगी,
लेकिन अब राजू को चैन कहाँ। राजू अपने दोस्त के साथ पठान की बीवी बनकर मोहन के ट्रक के आगे बैठ जाता है और उसको कहता है हमें लिफ्ट चाहिए। सामने देखो। सामने अल्लाह ने तुमको हमारा मदद के वास्ते भेजा है। किधर जाता है? गुलमात के मेले में। हमको भी साथ में ले चलो। हमारा बीवी चल नहीं सकता, उसके पेट में हमारे खानदान के चिराग है। इसमें जगह नहीं है, दूसरी गाड़ी में आओ। बैठा लो ना बेचारों को। मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम्हारी सहेलियां जो पठानकोट से भांगड़ा करने आई हैं, उनको जगह की तकलीफ ना हो। तुम कहती हो तो बिठा लेता हूँ। आ जाओ उधर से। खुश हो, परवरदिगार सलामत रखे। जनाना का मुसीबत जनाना समझता है। कुर्बान गुलबदन बानू, तुम इधर बैठो, हम तुम्हारे लिए जगह बनाता है। खुशी, हम तुम्हारी बीवी के साथ कैसे बैठेगा? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। होने वाली है। ओ बच्ची, तुम गैर मर्द के साथ बैठता है? तुम जाओ, जाकर जनाना में हमारे बीवी के पास बैठो, हम इसके साथ बैठेगा। उतरो, उतरो। अब पीछे से ट्रक में बैठे हुए शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर गाना गाते हैं सबके साथ। और जैसे ही मेले पहुंचते हैं, जब तक मोहन पीछे आके देखता है तब तक राजू अपनी चंपा को लेके फर्र हो चुका होता है और पूरे मेले में मोहन को कहीं नजर नहीं आता। मोहन गुस्से से भरा हुआ वापस दीनू के पास आता है। बाबा, चंपा कहाँ है? हाँ, वो तो तुम्हारे साथ मेले गई थी। गई तो मेरे साथ थी, लेकिन मेले में चकमा देकर अपने यार के साथ चली गई। क्या बकते हो? ठीक बकता हूँ, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी चंपा उस शहरी बाबू के साथ गुलछड़े उड़ा। चिल्लाओ नहीं बुड्ढे, वरना जबान खींच लूंगा। मेरी भोली वाली लड़की पर। तुम्हारी या किसी और की, खैर किसी की भी हो, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर तुमने चंपा की शादी मेरे साथ नहीं की तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। सोच लो, यहाँ के लोग मुझसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते और तुम पुलिस की मदद नहीं ले सकते। क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। समझे? मैं फिर आऊंगा। ये धमकी देकर मोहन अपने एक मुलाजिम के पास आता है जो कि दीनू का बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ दीनू अंधा है लेकिन अपने दोस्त के पास आता है उसे सब सच बताने के लिए और मोहन की धमकी तक बताने के लिए। उसे नहीं पता था मोहन वहाँ पे खड़ा है और मोहन उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसे नहीं कहना कि मैं यहाँ हूँ, समझे? आओ दीनू भाई, क्या? अरे दीनू, तुम इस वक्त यहाँ? अभी अभी मोहन आया था। अच्छा, वो चंपा से शादी करना चाहता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो पैसे वाला है, इज्जतदार है। नहीं परशा, मोहन चंपा के लायक नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो किसी साहूकार की बेटी हो। परशा, चंपा एक लखपति की बेटी है। ये राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि चंपा मुझसे छिन जाए। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मोहन ने धमकाया तो उसके डर से मुझे तेरे पास आना पड़ा। मोहन से तो सभी डरते हैं। तुम जानते हो कितना खतरनाक आदमी है। अगर वो चंपा से शादी करना चाहता है तो करके ही रहेगा। मैं जान भी दे दूंगा मगर मोहन को नहीं रोक सकोगे। परशा, वादा कर अगर मुझे कुछ हो गया तो तू चंपा को उसके घर वालों तक पहुंचा देगा ना? मगर कहाँ? देख, किसी से बताएगा नहीं ना? पागल हो गए? तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो। तो सुन, श्रीनगर झील के किनारे एक आलीशान पीले रंग की कोठी है। मेरा मतलब है 20 साल पहले थी। हाँ हाँ, अब भी वहाँ है। मैं वहीं से चंपा को उठा कर लाया था। चुरा कर? हाँ, वो दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठ की लड़की है। मेरी बहन करुणा वहाँ काम करती है। मगर उस सेठ जी का नाम क्या? सेठ का नाम है परशा। परशा, इस कमरे में कोई और है क्या? कोई नहीं। जरूर कोई किसी आदमी इस कमरे में। तुम्हें वहम हो गया दिनू, यहाँ कोई नहीं। और बैठो। तुम तो सेठ जी का नाम बताने वाले थे ना? नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ दिनू, दिनू सुनो, दिनू, अरे दिनू सुनो तो, दिनू। दीनू उसके पिताजी का नाम नहीं बताता। उसे ये भनक लग जाती है कि मोहन शायद इसी कमरे में है। अब मोहन हवेली जाकर उसकी जांच पड़ताल करता है और उसे उस नौकरानी से यानी दीनू की बहन से ये पता चल जाता है कि चंपा जो है वो यही रानी माँ की बेटी है, लेकिन अभी वो किसी को कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ वो प्रेमी जोड़ा आपस में मोहब्बत में सराबोर है।
थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। छोड़ो, कल फिर आऊंगी ना। कल आओगी फिर चली जाओगी। चंपा, अब बात बहुत बढ़ गई है। तुम चाहते क्या हो? तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। तुम मिलो ना जाकर। जान पहचान तो तुम ही कराओगी। उस मामले में तुम बहुत तेज हो। मुझसे तुम्हारी जान पहचान किसने कराई? एक बाल्टी ठंडे पानी में। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि उस पानी डालने वाली को अपनी रानी बना। आहा हा हा हा, तुम तो जैसे कहीं के राजा हो। मैं किसी राजा से कम नहीं। अगर मैं एक इशारे पर तुम्हारे कदमों पर लाखों रुपए निछावर कर दूं तो क्या करोगी? यही कि तुम पागल हो। था तो नहीं, तुम्हारे भोलेपन ने पागल बना दिया। छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं, पागल जब किसी को पकड़ता है तो बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। और फिर पागल का क्या भरोसा, कभी कभी तो काट भी लेता है। हटो, तुम क्या सचमुच दीवाने बन गए हो? हाँ, आज सब दीवाने हैं। मैं भी, तुम भी, ये फूल, ये कलियां, ये मौसम, और वो देखो, वो बात कैसे दीवानों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। और मैं भी भागती हूँ। तुम्हारा दीवानापन बढ़ रहा है। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। और दूसरी तरफ मोहन उस दीनू की बहन करुणा से मिलके जब वापस आता है तो दीनू को धमकी दे जाता है कि उसे पता चल चुका है कि चंपा का असली बाप कौन है, लेकिन दीनू उसे मना कर देता है। इसकी शर्त ये है मोहन की कि वो चंपा से शादी करना चाहता है। अब चंपा जब अपने घर अपने बाबा को ये बताने आती है राजू की बात, तो उसको बाबा कुछ और ही मूड में है। क्या बात है? तुम परेशान मालूम होते हो। बेटी, मैं सोच रहा था, दिन रात मुझे तेरे ब्याह की चिंता लगी है। बाबा, तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? नहीं बेटी, मैं तुझे इससे भी अच्छे घर भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पगली बेटी, मोहन मुझसे कई बार कह चुका है। मोहन? हाँ, वो तुझसे शादी करना चाहता है। उसके पास बहुत दौलत है। बाबा, दौलत के लालच में क्या तुम अपनी औलाद को बेच सकते हो? चंपा, कभी ऐसा मत कहना, फिर कभी ऐसा मत कहना। तो मोहन से शादी करने के बजाय तुम अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। चंपा, मुझे तुम्हें जहर खा लूंगी। बेटी, ऐसा न करना। बेटी, मैं अपने होश में नहीं था। अब मैं मोहन की धमकी से नहीं डरूंगा। कैसी धमकी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। तुमने उससे कर्ज लिया है, यही ना? कितने रुपए हैं? मैं अभी जाकर राजू से ले आती हूँ। राजू? राजू कौन? वो जो ड्राइवर है ना, जिसने 20 रुपए में तेरे फूल खरीदे थे। बहुत अच्छा आदमी है। चंपा, तुझे राजू पे इतना भरोसा है? हाँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजू भी तुमसे मिलना चाहता है। तो ऐसा कर, कल से बुला ले। अगर वो तुझे पसंद है तो मैं बहुत जल्द बात पक्की कर दूंगा। अपने बाबा का ये वादा सुनकर चंपा बहुत खुश हो जाती है और दौड़ी दौड़ी जाती है राजू से मिलने। रास्ते में उसकी सखियां उसको छेड़ती हैं और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से राजू के पास जाती है। हालांकि उसे अभी तक यही पता है कि राजू एक ड्राइवर है। तुम्हारे मालिक तो नहीं है? नहीं, क्यों?
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाँ? बात ही कुछ ऐसी है। क्या? आओ ना। क्या बात क्या है? बैठो। बात क्या है? बैठो ना। और क्या बात है? बाबा कह रहे थे हाँ? तुम बहुत अच्छे आदमी हो। बस ये बात है? क्यों? ये कोई मामूली बात है? बाबा तुम्हें पसंद न करती तो हमारी शादी कैसे होती? मगर अभी हुई कहाँ है शादी? हुई नहीं तो हो जाएगी। तुम बाबा से बात पक्की कर लो। पहले मैं तुमसे तो बात पक्की कर लूं। हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ। ये क्या? हमारी शादी तय होने की निशान। अगर आप तुमसे कोई शादी करना चाहे तो उसे अंगूठी दिखाना। मैं अंगूठा ना दिखा दूंगी। सच? अरे ये तो बताओ, शादी के बाद लड़कियां अपने पति का नाम नहीं लेती, भला तुम मुझे क्या कहकर पुकारोगी? हाँ? मैं जी? जी? हाँ जी। तुम्हारे मालिक आ गए। मालिक? मालिक तो हाँ, मालिक आ गए। आओ तुम्हें कहीं छुपा दूं। अभी ये जुगल जोड़ा मोहब्बत की बातें कर रहा होता है कि उनके घर में जो ठहरी हुई मेहमान होती हैं वो आ जाती हैं राजू की असलियत बताने के लिए, और यहाँ चंपा को राजू की असलियत पता चल जाती है और वो अंगूठी वहीं उतार कर रख देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जैसे ही राजू वहाँ से चंपा को ढूंढता हुआ नीचे आता है तो उसकी माँ का फोन आता है, रानी माँ का, कि करुणा की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम्हें बुला रही है। करुणा जो कि दीनू की बहन है और राजू को उसने बचपन से पाला है, और राजू उल्टे पैर वहाँ से प्लेन से चला जाता है। माँ, करुणा मासी को हुआ क्या है? निमोनिया। राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसा ना करो मासी, चुपचाप आराम करो। राजू, मुझे बोलने दे, फिर मौका नहीं मिलेगा। राजू, तू रानी माँ का बेटा नहीं। रानी माँ, मुझे बोलने दो, नहीं तो मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शिमले में मेरा एक भाई रहता था, दीनू, आवारागर्द, शराबी। अब करुणा राजू को ये कहानी सुनाती है कि किस तरह से बच्चे एक्सचेंज हुए। होता है। मुझे भूख लगी। अब कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भूख लगी। ये क्या भैया, राजू को मार डालोगे क्या? हाँ, जब देखो तब खाना मांगता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शराब में पैसा उड़ा सकते हो लेकिन अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकते? मुझे बेटा नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शराब, शराब के लिए मैं इसे बेच भी सकता हूँ। कितने में? क्या? रानी माँ आजकल यहाँ आई हुई है, मैं इसे उनके पास ले जाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आ गया तो इस बेचारे की जिंदगी बन जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। तो इस घर में पलने लगा और तीनों ने कुछ ही दिन में सारे रुपए शराब में उड़ा दिए और वो फिर रुपए मांगने आया और आता रहा, मगर एक दिन फिर आ गए तुम। अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। कौन? राजू। तुम चाहो तो उसे अभी ले जा सकते हो। क्या मतलब? भगवान की दया से रानी माँ खुद माँ बनने वाली है। बनने वाली है। राजू के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं।
मैं आज उसे लेकर रानी माँ के पास कश्मीर जा रही थी। कश्मीर? हाँ, मैं उसे बुला देती हूँ, तुम चाहो तो उसे ले जाओ। नहीं नहीं, वो यहीं रहेगा, हमेशा यहाँ रहेगा। इस घर की दौलत का मालिक मेरे बेटे के सिवा दूसरा नहीं हो सकता, समझी? और जिस दिन रानी माँ की बच्ची पैदा हुई, ये बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था शायद 2-1 रोज तक होश ना आए। उस दिन भी ऐसी ही भयानक रात थी। मैं एक कमरे में बच्ची को पालने में सुला रही थी। भैया, भैया, भैया! मेरी बच्ची को उठाकर ले गए। करुणा, तो क्या मेरी बच्ची मरी नहीं? बोलो करुणा, बोलो, तो क्या मेरी बच्ची मरी नहीं? भगवान के लिए बोलो, बोलो करुणा, बोलो, भगवान के लिए बोलो, बोलो करुणा, बोलो, मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो, मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो करुणा, भगवान के लिए बोलो, मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो करुणा, बोलो। करुणा चली गई बात को क्लियर किए बिना। अब एक बेटे को उसे ये पता चला इतने साल बाद कि जिसे वो माँ कहता है वो उसकी माँ नहीं है और उसके बाप ने उसको शराब की एक बोतल के लिए बेच दिया था। अब वो बहुत ही ज्यादा टूट चुका है, लेकिन रानी माँ के प्यार में उसके लिए कोई कमी नहीं आई। राजू, राजू बेटा, ये क्या? मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? इतने एहसान आपने मुझ पर किए हैं, समझ में नहीं आता ये कर्जा कैसे उतारूं। कर्जा? कौन सा कर्जा? तू क्या कह रहा है बेटा? बेटा, सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझे बेटा कह रही? आप औरत नहीं, देवी है। राजू बेटा, काश कि मैं भूल सकता कि मैं एक ऐसे बाप की औलाद हूँ जिसने दौलत के लालच में आकर इस घर की खुशियां छीन ली, जिसने मुझे इस घर की जायदाद का वारिस बनाने के लिए अपनी शराफत, इंसानियत और जमीन तक को बेच डाला। नहीं बेटा, तेरे पिताजी से मुझे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ मेरे पास है वो बहुत है, और जो मुझसे छिन गया वो मेरी तकदीर में नहीं था। रानी माँ, मैं बताना भूल गया था, जिस दिन करुणा की तबीयत अचानक खराब हुई थी, एक आदमी उनसे मिलने आया। एक आदमी? लेकिन वो था कौन? उसका कुछ नाम पता? कुछ नहीं मालूम, लेकिन करुणा को उसकी बातचीत और पोशाक से ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला। इसलिए मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी है जिंदा है। मैं उसकी तलाश में दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा। रानी माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जैसे आपकी मर्जी। तो अब राजू रानी माँ के साथ कश्मीर आ जाता है और कश्मीर आते ही सबसे पहले मिलता है चंपा से। राजू के मन में क्या तूफान चल रहा है ये चंपा नहीं जान पाती है, लेकिन चंपा के मन में क्या तूफान चल रहा है वो राजू को अच्छी तरह से पता है। चंपा वहाँ से भागती हुई घर आ जाती है। तेरे जाने के बाद मोहन आया था। मोहन? हाँ बेटी, मोहन दूसरों के साथ चाहे जैसा हो, लेकिन उसने हमेशा हमारे साथ भलाई की, कभी कभी रुपए पैसे से भी मदद की है। वो हमारा हमदर्द है बेटी। कहना क्या चाहते हो बाबा? वो तुझसे शादी करना चाहता है। शादी? मैं मजबूर ना होता बेटी तो मोहन से भी अच्छा लड़का तलाश करता, लेकिन क्या करूं, आंखों से अंधा हूं, लाचार हूं, गरीबी से भी मोहताज हूं। लेकिन बाबा। ना ना बेटी, अब तो इनकार न करना। मोहन के पास पैसा है, इज्जत है, वो तुझे सुखी रख सकता है, और मुझे भी अपने घर में रखने के लिए राजी हो गया है। तो मेरे पास रहेगी, मेरी देखभाल करेगी, मुझे बुढ़ापे में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी बेटी। न रो बेटी, न रो, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाए। अब बाबा इसकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और उधर राजू को अभी तो रानी माँ की बेटी को ढूंढना है और वो सीधा दीनू के दोस्त के पास आता है। तुम क्या जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे मारिए नहीं साहब। कौन है वो लड़की? सब समझते हैं अंधे दीनू की वो बेटी, लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझसे चुरा लाया था। किसको चुरा लाया था?
चंपा को। चंपा? जी हाँ चंपा। चंपा ही वो लड़की है? जी हाँ चंपा। अब राजू को असलियत का पता है और वो रानी माँ को लेकर सीधा आते हैं चंपा के घर में। क्यों आए? मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबा घर में नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इस वक्त चलना होगा। नहीं, पहले धोखा दिया, अब मुझे बदनाम करना चाहते हो। परसों मेरी शादी होने वाली है। शादी? किससे? मोहन से। जरूर आना शादी में, अपनी आंखों से मेरी बर्बादी देखना। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने का मुझे मौका नहीं मिला और अब दूर करने से कोई फायदा नहीं। मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी माँ? हाँ जी, तुम नहीं जानती तुम कौन हो। किस्मत ने एक मजाक किया तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दिया। बस करो, मैं समझ गई। तुम फिर कोई धोखा देना चाहते हो मुझे। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो बाबा मुझे बताते नहीं? नहीं, क्योंकि बाबा ने तुम्हें तुम्हारी माँ से छीना था। क्या? जिन्हें तुम अपना बाबा समझती हो वो तुम्हारे कोई नहीं है। चुप रहो, निकल जाओ यहाँ से। चंपा, चंपा, देख तो मैं तेरी क्या क्या लाया हूँ। रेशमी कपड़े, गहने। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। क्या? तुझसे किसने कहा? किसने कहा तुझसे? राजू ने। वो कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। बकता है, झूठा है, मक्कार है। तू मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, उसे ऐसा कहने का क्या हक है? और चंपा को अपनी बेटी कहने का आपको क्या हक है? राजू, कमीने बदमाश, तूने मेरी लड़की को धोखा दिया, इसके मासूम दिल को दुखाया। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जा, चला जा, चला। लेकिन चंपा को भी साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इसे मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता। आज एक पराई लड़की से बिछड़ने में आपको इतनी तकलीफ हुई और उस दिन नहीं सोचा कि उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिसकी गोद से आपने एक दूध पीती बच्ची को छीन लिया था। खामोश! अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा। मेरा खून तो आपने उसी दिन कर दिया जिस दिन शराब के लिए मुझे बेच दिया था। क्या? मुन्ना, तू राजू? मुन्ना? हाँ, तू राजू? मुन्ना, मुन्ना। आपका मुन्ना, आपका बदनसीब मुन्ना, जो बाप के होते हुए भी अनाथ बनकर दूसरे के घर में पला। बस कर मुन्ना, बस कर। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी, अब और ठोकर मत मार। मैं जानता हूँ तुझे बेटा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। बाप का हक तो उसी दिन खो बैठा जिस दिन अपने बेटे के साथ अपने जमीन को बेच डाला। बाबा, क्या ये सब सच है? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? कह दो कि जो कुछ मैंने सुना है सब झूठ है। नहीं बेटी, आज तक तुम ऐसे झूठ के सहारे जिंदा, लेकिन आज सच्चाई ने सामने आकर मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। अब और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं, अब झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। बेटी, तू सेठ संजू लाल की बेटी है। मैं तुझे चुरा लाया था तुझे मार डालने के लिए। अब दीनू ने सब सच बता दिया है और रानी माँ को उनकी बेटी मिल गई है, दीनू को उनका बेटा। यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर यानी कि मोहन आ जाता है और लड़ाई करता है। यहाँ राजू को वो बांधकर सब लोगों को लेकर वहाँ से चलता बनता है, क्योंकि उसको तो चंपा से शादी करनी है। लेकिन एंड टाइम पे वहाँ पुलिस आ जाती है और राजू की और मोहन की लड़ाई में मोहन को पुलिस पकड़ के ले जाती है और ये दोनों लव बर्ड्स एक बार फिर से कश्मीर की वादियों में गाने गाते हैं, दीवाना हुआ बादल। तो ये थी एक और कहानी हमारे डैशिंग लवली बॉय शम्मी कपूर की। तो दोस्तों, अगले हफ्ते मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊंगी शम्मी कपूर की एक और फैंटास्टिक रोमांटिक फिल्म।
नाम अभी नहीं बताऊंगी, नाम सुनेंगे आप अगले बुधवार शाम को 7 बजे उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान। एंड हाँ जी, अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो स्टे होम, बहुत मजबूरी ना हो तो घर से ना निकले, इसीलिए क्योंकि जिंदगी है तो कहते हैं ना जहान है। तो इसलिए रुचिका सेठ आपसे अलविदा लेती है अभी के लिए, और YouTube चैनल रुचिका सेठ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे शोज को आप कभी भी कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया तस्वीर जाना। करो एहतराम उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो।
सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज शाम बुधवार 7 बजे आज बुधवार शाम को 7 बजे मैं रफ्तारी रुचिका अपने वादे के अनुसार आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ शम्मी कपूर स्टारर एक म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म, और उस फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने, प्रोडक्शन था नासिर हुसैन जी का और कहानी भी लिखी थी नासिर हुसैन जी ने। इसका म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन ने और फिल्म को एडिट किया था विजय आनंद ने। दोस्तों, फिल्म की रिलीजिंग डेट थी 21 अक्टूबर 1966 और इसका स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो लीड रोल में थे शम्मी कपूर और आशा पारेख और साथ ही प्रेमनाथ, हेलन, प्रेम चोपड़ा और लक्ष्मी छाया जैसे लोगों ने इस आकाश को सजाया था। तो चलिए इस म्यूजिकल थ्रिलर की कहानी आपके सामने रखती हूँ, तीसरी मंजिल। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक कत्ल के साथ, या कहिए एक खुदकुशी, एक खून के साथ, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एक होटल पार्क की तीसरी मंजिल से एक लड़की नीचे गिर जाती है। शम्मी कपूर इस होटल में ड्रम बजाता है और वो जैसे ही पीछे भागने लगता है उसको रोक देती है हेलन। अब इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाता है और 1 साल ऑलमोस्ट बीतने वाला है। जिस लड़की का खून हुआ है उसकी छोटी बहन है आशा पारेख। आशा पारेख सुनीता, उसके पिताजी उसकी शादी के लिए उसी लड़के के साथ बात कर रहे हैं जिसका उसकी बहन के साथ रिश्ता पक्का हो चुका था। वो लड़का है प्रेम चोपड़ा। ये तो आप ठीक कहते हैं, मगर रूपा की मौत को अभी पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा है। मैं सुनीता की शादी की बात अभी कैसे तय कर सकता हूँ? यूं तो रमेश को आप ही ने रूपा के लिए अपना दामाद तय किया था। मैं चाहता हूँ कि 2 घरों के प्यार का ये संबंध किसी तरह बना रहे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि रूपा हमारे घर में बहू बनकर नहीं आ सकी। अगर मरने वाली की जगह उसकी बहन हमारे घर में आ गई तो हम ये समझ लेंगे कि रूपा की कमी सुनीता ने पूरी कर दी। मेरे बेटे रमेश की भी यही आरजू है। आप बजा फरमाते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस सिलसिले में सुनीता से सलाह मशवरा करना निहायत जरूरी है। मगर आज तो वो देहरादून जा रही है अपनी सहेली के पास। इस वक्त उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। फिर कभी इत्मीनान से मैं उससे बात करके आपको बता दूंगा। वैसे रमेश मुझे उतना ही अजीज है जितना आप। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, यहाँ पर चली सुनीता जी देहरादून ट्रेन में, और ट्रेन में मुलाकात होती है इनकी हमारे हीरो यानी कि शम्मी कपूर से।
मुझे बेचारे को मार डालेंगी। You! मी You keep out of it! आई विल नॉट। आप बिना वजह एक मोटे आदमी को क्यों मार रही हैं? ये मुझे तंग करने के लिए हंस रहा है। तंग करने के लिए हंस रहा है, यानी कि इस भारत देश में कोई भी भला आदमी हंस नहीं सकता, और अगर हंसे तो आपकी इजाजत लेकर। मुझे अच्छी तरह मालूम है, तुम दोनों मिले हुए हो। मिले हुए? जवाब नहीं है आपका। जरा मिला के देखिए, हम दोनों की कौन सी चीज मिलती है। मिलाइए मिलाइए मिलाइए। बदतमीज, सुन लो मोटे, अब तुम जरा भी हंसे तो तुम्हारी खैर नहीं। अजीब जिन्नाती इंसान है आप भी। आपने ये सीट बुक कराई है, इसके साथ सारी मुसाफिरों की आजादी भी। कोई हंसे नहीं, कोई खांसे नहीं, कोई छींके नहीं, आखिर मतलब क्या है इस नादरशाही का साहब? मैं झगड़ा इस मोटे से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं, लेकिन आप आजाद हिंदुस्तान के एक आजाद शहरी के हंसने के पैदाशी हक बिल्कुल नहीं छीन सकती। ये हंसेगा और जरूर हंसेगा जी। वो हरगिज नहीं हंसेगा, और अगर हंसेगा तो पिटेगा। हंसेगा तो पिटेगा, बाबा जी का घर है। ओ मोटे हंसो, देखता हूँ तुझे कौन पीटता है। हंसो मेरे यार। इन दोनों की इस नोक झोंक में सुनीता को असलियत का पता चल जाता है कि ये मुझे पटाने के लिए ये सब कर रहा था। एनीवे, सुनीता अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर आ जाती है और यहाँ असल वजह पता चलती है उसकी देहरादून आने। पार्क होटल मसूरी, यही महीना था पिछले साल, ऐसी ही रात थी। काश मैं दीदी के साथ होती। सुनीता, एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। क्या? मैंने माना कि तुम्हारी दीदी का मसूरी में किसी ड्रम प्लेयर के साथ प्यार हो गया था, ये भी माना कि उसने प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया, लेकिन इतने से बात पे कोई अपनी जान नहीं गवाता, यही ना? तुम ठीक कहती हो, बात प्यार तक नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मतलब? ये दीदी की आखिरी चिट्ठी है जो उन्होंने मसूरी से मुझे लिखी थी। मेरी प्यारी सुनीता, आज रात में फिर पार्क होटल गई थी। मेरी आंखें रॉकी पर जमी थी और वो अपने ही अंदाज में हौले हौले ड्रम बजा रहा था, जबकि सारी दुनिया चुम रही थी। मेरा दिल एक ही विचार से कांप रहा था, अब तुमसे क्या छिपाऊं। पिछले दिनों मैं प्यार की वो हदें पार कर चुकी हूँ, उस मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ कि रॉकी के एक हाँ में मेरी जिंदगी है और एक ना में मेरी मौत। और जब कोई नादान लड़की प्यार की मंजिलों से गुजर जाती है, अपनी इज्जत और आबरू खो बैठती है, तो अंजाम जिंदगी नहीं, मौत होता है। माय गुडनेस, लेकिन मैं इन हजरत को यूं माफ नहीं करूंगी। रूपा का बदला मैं लूंगी। तुम जानती हो रॉकी को? जानती तो नहीं, लेकिन मुझे मालूम हुआ है इस साल पार्क होटल में फिर रॉकी का बैंड आने वाला है, और इसलिए मैं मसूरी जा रही हूँ। लेकिन तुम करोगी क्या? अपने कॉलेज की लड़कियों की पूरी हॉकी टीम कल मसूरी पहुंच रही है। मैंने सबको तैयार कर लिया है। क्या? रॉकी और हॉकी। अगले दिन सुनीता और उसकी टीम पार्क होटल में पहुंच जाती है और यहाँ उसको फिर से देख लेते हैं शम्मी कपूर। अब अनिल कुमार यानी शम्मी कपूर का निकनेम है रॉकी, जिसको ढूंढने के लिए आशा पारिक यहाँ आई हैं। वो उसी तीसरी मंजिल पे खड़ी होकर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती हैं कि रॉकी सब सुन लेता है। यही वो जगह है जहाँ से पिछले साल रूपा दीदी ने कूद के खुदकुशी की थी। अगर मैं उनके साथ आई होती तो शायद ये सब नहीं होता। न रॉकी झूठी मोहब्बत जता के उनकी इज्जत लूटता, न उन्हें अपनी जान देनी पड़ती। लेकिन ये ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ है। आज वो फरेबी मेरी नजरों के सामने होगा, और जबकि उसकी नजरें किसी नए शिकार को ढूंढ रही होंगी, उसे पता भी नहीं होगा कोई उसे पिछला हिसाब चुकाने और रूपा की मौत का बदला लेने आया हुआ है। अब अनिल कुमार को इनकी सारी असलियत पता चल गई है, यानी शम्मी कपूर को। वो अपने फ्रेंड को रॉकी बनाकर ड्रम प्ले करने के लिए भेज देते हैं और खुद आ जाते हैं फिर से आशा पारिक को पटाने के लिए। कदम कदम पर आपको मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ भी पहुँच गया आप? मौका दीजिए, फिर देखिए कहाँ नहीं पहुँचता हूँ। कौन है ये? मैंने कहा था ना वो ट्रेन में बड़ा ही। मैं अपनी इंट्रोडक्शन खुद किए देता हूँ। देवी जी, मेरा नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार सोना। सोना मेरा तखल्लुस है। वैसे शायरी मेरा पेशा नहीं, लेकिन बचपन से कुछ ऐसी तबीयत पाई है कि जब भी कोई अच्छी सूरत देखता हूँ तो खुद ब खुद मुंह से कोई शेर निकल पड़ता है। अरे वेरी गुड। आला शेर अर्ज करता हूँ। ए मीना, इन्हें ज्यादा मुंह लगाओगी तो सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। मीना जी, आप इनकी बात का बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं जहाँ भी बैठा हूँ बड़े आराम से बैठा हूँ,
और सर पे चढ़ने की ना तो मेरी आदत है ना मेरी प्रैक्टिस। नमस्ते सोना जी। रोकी साहब ने आपके नाम चिट्ठी भेजी। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी। देखा आपने, ये दुनिया वाले उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ते हैं। क्या हुआ? यहाँ के ड्रम प्लेयर है ना रॉकी, जी जी, पीछे पड़े हुए थे, गाना दीजिए लिख कर दे दिया। अब चिट्ठी भेजते हैं कि आज मेरी आवाज खराब है, मैं ड्रम बजा रहा हूँ, आप गाना गा दीजिए। मैं यहाँ गाना गाने आया हूँ। जी नहीं सरकार। तुम्हारे रॉकी साहब जानते नहीं मैं कौन हूँ? सर भगवान दास करोड़पति के बेटे को कौन नहीं जानता हुजूर। मेरी सोशल पोजीशन की कोई खबर नहीं होगी? क्यों नहीं हुजूर, आपकी इज्जत तो बच्चा बच्चा करता है। और वो चाहते हैं कि मैं इस होटल में गाना गाकर उस इज्जत को खाक में मिला दूं? बिल्कुल नहीं, बोल दो ना मैं गाना नहीं गाऊंगा। जाओ, चलो चलो चलो। थैंक गॉड, बाल बाल बच गए मीना। अगर ये हसरत गाने को तैयार हो जाते तो अपनी शाम का सत्यानाश हो जाता। क्या फरमाया आपने? जरा सोचो, सुनने को आए हैं रॉकी का गाना और सुनना पड़े किसी बेसुरे बोंगे का गाना। अब यहाँ गाना गाते गाते आशा पारिक नकली रॉकी से दोस्ती कर बैठती है जानबूझ के। और इन्हीं के बैंड में एक लड़की है हेलन, जिसका नाम है रूबी। इसमें वो मन ही मन अनिल कुमार से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। रॉकी, पिछले साल का चक्कर फिर चालू? डरो नहीं, यहाँ कोई नहीं। तुम्हारा राज मेरा राज है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। बताने को है भी क्या? यही कि एक पागल लड़की ने मेरे लिए खुदकुशी कर ली, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल नहीं, न तुम्हें जेल होगी न जुर्माना। मगर ये दुनिया बड़ी शकी है, कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा। रूबी, हो सकता है जो तुम कह रही हो ठीक है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किस बात का डर है? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लगता तो नहीं। क्या करूं जो लगे? मोहब्बत में लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? ओह, आइडिया बुरा नहीं, यानी कि डेफिनेटली मजेदार मामला है और इसमें खास बात है, लेकिन पता है क्या? काफी सर्दी है, अंदर चलें? Oh, you're a darling. Yes, I'm a darling. अगले दिन आशा पारिक नकली वाले रॉकी को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है जहां वो अपने दोस्तों से उसकी पिटाई करवा सके। अब नकली वाला रॉकी तो नहीं आता, लेकिन असली वाला अनिल कुमार जी वहां आ जाते हैं अपनी हीरोइन को पटाने के लिए। ओहो, क्या हो गया? आप जा क्यों रही हैं? इसलिए कि आप तो यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं तो चला जाता हूँ, वैसे आपको जिसका इंतजार है वो नहीं आएगा। कौन? रॉकी। आपको कैसे मालूम? उसी ने मुझे बताया। क्या? कि आपने उसे यहाँ बुलाया, लेकिन वो नहीं आने वाला। क्यों? ये तो मैंने पूछा नहीं। उसके बजाय आप खुद यहाँ चले आए। जी। You go to hell. अरे सुनिए, उसने कुछ और भी कहलवाया है। क्या कहलवाया है? उसने जो कहलवाया उसे मारिए गोली। सोचने की बात तो यह है कि आप एक अच्छे खानदान की लड़की हैं और वो एक मामूली ड्रम प्लेयर। आपका उसका कोई जोड़ ही नहीं है। जरा सोचिए यही दिन कितने रंगीन हो सकते हैं अगर आपको किसी ऐसे का साथ मिल जाए जो कि आप जैसा हो। एग्जैक्टली। जरा गौर कीजिए, खूबसूरत हूँ, अच्छे खानदान का लड़का हूँ और फिर रुपया पैसा बेहिसाब। अच्छा? जी हाँ, इस वक्त जिस धरती पे आप खड़ी हैं ये सब मेरी जायदाद, ये खेत, ये तमाम पहाड़ियां, ये सब मेरी। वो सामने जो शानदार बंगला दिखाई देता ना, वो भी आपका है? मेरे चाचा जी का है। अब रॉकी नहीं आया और अनिल कुमार अपनी जान बचा के वहां से लड़कियों से भागते हैं। अब होटल में आकर आशा पारिक को रॉकी की यानी नकली वाले रॉकी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने चाचा जी के पास जा रहा है और अगर आप अनिल कुमार सोना को वहां भेज दें तो मैं जल्दी वापस आ सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं भेजेंगी तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा जल्दी। अब आशा पारिक को लगता है कि ये शिकार तो हाथ से चला गया, अब सोना को वहां भेजना है, पटाना है, कैसे पटाए। अब वो पहुंचती हैं उसके पास क्लब उसे पटाने के लिए। मेरे दादाजी मरहूम कहा करते थे, बेटा मिलाद की 3 मंजिलें होती,
पहली मंजिल नफरत और लड़ाई, दूसरी मंजिल दोस्ती और सफाई, तीसरी मंजिल प्यार और सगाई। ओह, a love letter for me? या यानी कि जो बात जुबान से नहीं कह सकती वो खत में लिखती। थैंक यू वेरी मच। ये वजह है आपकी मेहरबानी की। नहीं, ये बात नहीं, मैं सच में। ठीक है मेम साहब, ठीक है, आपकी खातिर सब कुछ करेंगे। तो आप मदनपुर जाके राखी को ले आएंगे? एक शर्त पर, आप मेरे साथ चलेंगे। मैं 50 मील का रास्ता है, सुबह जाके शाम तक वापस आ सकते हैं, आपका काम पूरा हो जाएगा, मुझे आपका साथ मिल जाएगा। ओके, मैं और मीना आपके साथ चलेंगे। मीना? नेवर मेम साहब, नेवर। मैं जाऊंगा तो सिर्फ आपके साथ, वरना मुझे जाना ही नहीं, ये समझ लीजिए। अच्छा, मैं आपके साथ अकेली ही चलूंगी। वंडरफुल। आशा पारिक वादा कर देती हैं कि मैं आपके साथ अकेली ही चलूंगी, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को डिक्की में छुपा देती है और वहां से ये तीनों जने निकलते हैं। अब अनिल को लगता है कि वो अकेली है, लेकिन डिक्की में से कुछ खटखट की आवाज आने से अनिल समझ जाता है कि डिक्की में कोई छुपा हुआ है। अब आशा पारिक रास्ते में गाड़ी बहाने से रुकवाती है ताकि डिक्की में छुपी हुई उसकी फ्रेंड थोड़ी सी फ्रेश हो सके। उसके बाद अनिल कुमार जी वहां से उनके साथ गप्पे मारनी शुरू कर देते हैं आशा पारिक के साथ, और आशा पारिक अपनी फ्रेंड को थोड़ा रिलैक्स करवाने के चक्कर में थोड़ी सी रोमांटिक बातें करनी शुरू कर देती हैं। मुड़ मुड़ कर देख रही हैं, कोई खास बात है पीछे? पीछे आप हैं, खास बात नहीं। यूं ही देखती रही आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे। यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा? रास्ता देखने वाला जो है, पीछे पीछे। और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन? गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है, पीछे पीछे। अच्छा, अब आइए साथ साथ चलें। जी नहीं, हमारी यही जगह है, पीछे पीछे। पीछे 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 पीछे, दीवाना तो नहीं हो गए आप? दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। अब वापस आती हैं आशा पारिक गाड़ी के पास और एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है, यानी रोमांटिक से बहुत सीरियस हो जाती है। शमी कपूर को थोड़ा शक तो होता है, बट वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकलते हैं। अब वो जो भी रास्ता पकड़ते हैं वो उस रास्ते के आगे पत्थर यानी रास्ता बंद, और अनफॉर्चुनेटली जो आशा पारिक की फ्रेंड मीना डिक्की से उतरी होती है वो वहीं रह जाती है, और अब ये दोनों जने रास्ता भटक जाते हैं और आशा पारिक अब अपना आपा खो देती है। थोड़ी देर के बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो भी जाए तो इस अंधेरे में सही रास्ते का पता लगाना बहुत मुश्किल है। एक बार भटक गए तो ना जाने कहाँ निकल जाएंगे, और शायद आपको मालूम नहीं कि इस जंगल में डाकू भी हैं और खतरनाक जानवर भी। तुमसे बढ़कर नहीं। शायद तुम सोच रहे हो आखिर तुम्हारी चाल कामयाब हुई है, रास्ता भूल जाने के बहाने तुम मुझे यहाँ सारी रात रोकने में कामयाब हो जाओगी और तुम्हारी जलील और गंदी आरज़ुएं बड़ी आसानी से पूरी हो सकेंगी। सुनीता, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम जैसे पैसे वाले आवारा इंसान को मैं खूब पहचानती हूँ। मुझे तुम्हारी नीयत का उसी वक्त अंदाजा हो गया था जब तुमने मेरे अकेले आने की शर्त रखी थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त मैं तुम्हारे रहमो करम पर नहीं हूँ, क्योंकि न सिर्फ मीना मेरे साथ है बल्कि उसके पास भरा हुआ रिवॉल्वर भी है जो एक ही मिनट में तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर सकता है। लो आके देखो अपनी बेशरम आंखों से। सुनीता इतना कहकर वहां से डिक्की खोलती है और उसकी फ्रेंड वहां नहीं होती, और उसे अपनी फ्रेंड को ना पाकर वहां से वो भागती है। लेकिन जंगल में सुनीता को अकेला कैसे छोड़ दे अनिल, वहां से उसको पकड़कर घसीटता हुआ लाता है, गाड़ी के अंदर लॉक करता है और गाड़ी की चाबी सुनीता को खिड़की से अंदर फेंक देता है। आधी रात को बारिश होती है
अनिल अब एक पेड़ के नीचे बैठा है और सुनीता गाड़ी के अंदर। कुछ गुंडे आकर सुनीता को गाड़ी तोड़ के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में अनिल उनसे झगड़ा करता है। सुनीता की आंखों से सब उजल हो जाते हैं। आखिरकार अपनी जान बचाने वाले मसीहा को वो ढूंढने निकलती है, लेकिन रात बहुत ज्यादा थी और जानवरों की आवाजों के कारण वो वापस गाड़ी में आ जाती है और अगले दिन सुबह अनिल को ढूंढने निकलती है। मैं आपको चारों तरफ ढूंढ रही थी। मैंने रात को भी ढूंढने की कोशिश की आपको, बल्कि जोर से आवाज भी दी, अनिल अनिल। शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची। लाइए मैं बांध दूं। ये सड़क सीधी मसूरी आपके होटल को जाती है। मिस्टर अनिल, जरा सुनिए तो। वो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। चलिए देखता हूँ। बहुत नाराज है? माफ नहीं करेंगे? क्या मजाक लगा रखा है? चलना है कि नहीं आपको? आप आती हैं कि नहीं? ओके, मैं जाता हूं। ये मुसीबत में फंसा दिया। आखिर आप चलती हैं कि नहीं? देखो, पहाड़ उतरना आसान काम नहीं। पाँव फिसल गया तो खड्डे में गिरोगी। आखिर आप चाहती क्या है? मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया, चलो अब। ऐसे नहीं, प्यार से कहिए। अच्छा बाबा, माफ किया। अब चलो, उठो। ऐसे नहीं, पहले प्यार से हाथ पकड़िए। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पूरी पिक्चर में यानी स्टार्टिंग से लेकर अब तक फिल्म में अनिल कुमार का एक मिस्टीरियस सा आदमी सिगार पीते हुए पीछा करता है। उसे दिखाते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताते कि वो है कौन। अब अनिल जब वापस होटल आता है तो वहाँ उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ होता है। उससे पूछा जाता है कि ये क्या हुआ, तो अनिल को कुछ पता नहीं होता। अनिल सर्वेंट को बुलाता है और उससे पूछता है, दत्ता, मेरे कमरे में कौन आया था? आपका कमरा तो बंद था सर। कमरे की हालत देखते हो? मालूम होता है किसी ने तलाशी ली है। मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। ठहरो, तुमने मेरे कमरे के आसपास किसी को घूमते देखा? जी नहीं। जी हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक आदमी को आपके कमरे के बाहर देखा था। उसके मुंह में एक मोटा सा सिगार था। सिगार? तुम जाओ। ओके। इसके बाद अनिल अपने फ्रेंड के पास आता है जो नकली रॉकी बना हुआ है और उससे कुछ वार्तालाप करता है। आज तक पुलिस बेखबर थी, लेकिन ऐसा लगता कि अब उन्हें पता चल गया कि रूपा ने मेरी मोहब्बत में अपनी जान दे दी। चलो माना कि पुलिस को पता चल गया है और शायद पुलिस ने इस मोहब्बत का सबूत हासिल करने के लिए तुम्हारे कमरे की तलाशी ली, मगर सबूत मिल जाने पर भी पुलिस तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? मैं जानता हूँ पुलिस मेरे खिलाफ कोई केस नहीं कर सकती, लेकिन मैं सुनीता को कैसे समझाऊं? ना जाने क्यों उसे पूरा विश्वास है कि उसकी दीदी ने अपनी जान इसलिए दी कि रॉकी ने उसकी इज्जत और आबरू लूट ली। उसको रॉकी के नाम से नफरत है। ऐसी नफरत उसे बस चले तो उसका खून पी जाए। अब अगले दिन सुबह अनिल का सुनीता से मिलने का प्रोग्राम है और वो दोनों एक बाग में मिलते हैं।
बहुत डर लगने लगा है तुमसे। क्यों? छोड़ दोगी तो क्या करूंगा? भरोसा नहीं है, लेकिन डरता हूं जो भरोसा तुम आज मुझ पर करती हो वो कल रहे ना रहे। अनिल, जानते हो कल रात में अपने आप से क्या कह रही थी? काश मेरी बहन रूपा को कोई तुम जैसा मिला होता तो उसे अपनी जान नहीं देनी पड़ती। इन्हीं फिजाओं में किसी ने उससे भी प्यार की कसमें खाई थी, लेकिन वो तुम जैसा नहीं था। उसका प्यार महज हवस थी जिसने मेरी बहन को खुदकुशी पे मजबूर कर दिया। जानते हो वो पापी कौन है? रॉकी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और एक दिन ऐसा बदला लूंगी कि वो भी याद रखेगा। कम ऑन सुनीता, मैं तुम्हें यहाँ आंसू बहाने के लिए नहीं लाया था। चेहरा बात करते करते यहाँ पर सुनीता की सारी सहेलियां आ जाती हैं और अनिल का बोला हुआ एक झूठ कि ये जमीन मेरी है, वो बंगला मेरे चाचा का है, उस पर भारी पड़ जाता है। अब सब लड़कियों को लेकर अनिल को उस बंगले पे जाना पड़ता है और फॉर्चुनेटली वो बंगला है प्रेमनाथ जी का, जो अभी कहीं बाहर गए हैं। अनिल वहाँ पे सारी लड़कियों को लेकर आता है और नौकर से कहता है कि मेरे चाचा का बंगला है, अब इनको खातिर करो। इतनी देर में प्रेमनाथ जी, कुंवर जी वापस आ जाते हैं। न सलाम न बंदगी, ऐसे देख रहे हो मुझे जैसे अपने चाचा को नहीं किसी भूत को देख रहे हो। जी जी क्या? यहाँ हो साहबजादे, गले मिलो हमसे। जी ऐसे। बड़ा अजीब है मेरा भतीजा, जितना इसे प्यार करूं उतना ही मुझसे डरता है। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं तुझे अपनी गोद में लेके खिलाया करता था, तू मेरे कपड़े गीले कर दिया करता था। बैठो बैठो बैठो, हाँ बेटा बैठो। कम से डाउन। और ये तो बताओ कब आए तुम? मैं कहाँ ठहरे? मैं अरे कुछ तो अपने आने की अपने चाचा को खबर की होती बेटा। अरे क्या हो गया तुम्हें? जी बात इसलिए कि आने में जरा देर होगी, इसलिए मैं खबर नहीं दे सका आपको। मैं ताज होटल में ठहरा हूँ, ये सब भी। अब प्रेमनाथ भी, कुंवर जी भी इस अनिल के नाटक में शामिल हो जाते हैं और अनिल को अपना वाकई में दोस्त बना लेते हैं। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही आशा पारिक होटल आती हैं, वहाँ पर पता चलता है कि उनके पिताजी आए हुए हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि मैं यहाँ 1 महीने के लिए आया हुआ हूँ और साथ में रमेश भी आया है, यानी कि प्रेम चोपड़ा, और चलो अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ तुम वहाँ रहो। तो सुनीता को वहाँ से जाना पड़ता है और वो अनिल को खबर नहीं कर पाती और रूम में आकर उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने रमेश के साथ उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। सुनीता, सुनीता कहाँ भागी जा रही हो? आखिर हुआ क्या? आपसे किसने कहा था मेरे बारे में फैसला करने को? फैसला किसने किया है बेटी? फैसला तो तुम्हें करना है, लेकिन इतना जरूर है कि रमेश पढ़ा लिखा, ऊंचे खानदान का और दौलतमंद बाप का बेटा है। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया में रमेश से भी ज्यादा पढ़े लिखे और उससे ऊंचे खानदान वाले और उससे कहीं ज्यादा पैसे वाले लोग भी हैं। अच्छा, तो है कोई नजर में? मिलिएगा? जरूर, आज रात को ही, लेकिन रमेश और उसके पिताजी घर में नहीं होने चाहिए। वो तो वैसे भी रात को बाहर खाना खा रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। मगर कहाँ? ये सब मत पूछिए ना। डैडी। अब ये खुशखबरी आशा पारिक हमारे शमी कपूर जी को मिलके देती है। बस अब तुम जाओ। जरा तुम्हारे डैडी से मिलना है। क्यों? सोचता हूँ शादी वादी की बात कर ही डालूं। मैं उन्हें बता चुकी हूँ। क्या? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, और ये भी कि तुम कुंवर महेंद्र सिंह जी के भतीजे हो। दरअसल उन्होंने आज तुम्हें और तुम्हारे चाचा जी को रात के खाने पे बुलाने को कहा है। आओगे ना अपने चाचा जी को लेकर? चाचा जी? हाँ, सारी बात तो उन्हीं को करना है, लड़के खुद थोड़े ही कहते हैं। लेकिन मैं... इनकार मत करो, मैं वादा कर चुकी हूँ। अरे रमेश आ रहा है, तुम जाओ, शाम को चाचा जी के साथ आना, मैं इंतजार करूंगी। अब जैसे ही सुनीता से ये पता चलता है कि चाचा जी को भी लेकर आना है, तो अनिल सीधा पहुंचता है कुंवर जी के घर।
अब समझा। आखिर तुम चाहते क्या हो? जी सिर्फ इतना कि आज आप वहां जाकर सुनीता और उसके पिता को मेरी असलियत बता दें। यानी कि तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि होटल के ड्रम प्लेयर अनिल कुमार रॉकी हो? यही नहीं बल्कि रूपा और मेरी मुलाकात की सारी कहानी। रूपा? रूपा कौन? जी आपको याद होगा पिछले साल यहाँ एक लड़की ने खुदकुशी की थी। हाँ। वो सुनीता की बड़ी बहन थी। ऐसे मगर तुम्हारा रूपा से क्या ताल्लुक है? सुनीता ये समझती है कि उसकी बहन ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि रॉकी ने उसकी इज्जत लूटी। और असलियत क्या है? असलियत कुमार साहब, मुझे अभी तक वो रात अच्छी तरह याद है जब कोई शायद मेरे सितारे गर्दिश में थे और रूपा की छाया मेरे जीवन पर पड़नी थी। मुलाकात क्या थी? एक बहाना। मैं हर रोज की तरह हॉल में ड्रम्स बजा रहा था और वो किसी और के साथ मेरे सामने नाच रही थी। हेलो। आप जैसा ड्रम प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। यू प्ले वंडरफुली। थैंक यू। और समझ गया हूँ। यू नो आई फॉलन इन लव विद यू। तो मैं चलता हूँ, मुझे रिहर्सल करना है। ऐसी जल्दी भी क्या है? बैठिए ना। देर हो रही है, मुझे बहुत से काम करने। ओके, शाम को तो मिलेगा ना? जी फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। A girl. She wants to speak to Rocky. Mr. Rocky, call for you. हेलो, आप कौन? मैं हूँ रूपा। आज जो झगड़ा हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा क्योंकि रमेश से मैं अपनी मंगनी तोड़ चुकी हूँ। मैं आपसे कह चुका हूँ, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। ऐसा न कहो रॉकी, मुझे एक बार समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ तुमसे मिलने। आप इस वक्त हरगिज नहीं मेरे कमरे में आएंगी और अगर आप आए तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रही हूँ रॉकी, मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। यकीन जानो, अगर तुमने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो मैं होटल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दूंगी। जो आपके जी में आए कीजिए, मैं आपसे हरगिज नहीं मिलूंगा। गुड बाय। रॉकी, रॉकी, दरवाजा खोलो। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज अनिल कुंवर साहब को बता देता है और उसे सारी स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से सुनीता की बहन उसके प्यार में खुदकुशी कर देती है। अब कुंवर जी उसे कहते हैं कि तुम्हें सुनीता को सब सच सच बताना होगा और सुबह सुबह तैयार होकर सुनीता के पिताजी से ये दोनों मिलने आते हैं। क्या हुआ आपको? सुनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। बात यह कि बताइए क्या बात है? आज नहीं, कल तो मुझे होटल में आके मिलो। वहाँ योम आजादी के सिलसिले में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। मगर देखो, अकेली आना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बात क्या है? कुछ अपने बारे में है। मगर मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना। वादा करो तुम आओगी प्लीज। अच्छा पापा, आऊंगी। मेरा हाथ छोड़ो ना, मुझे खाना निकालना है। वो अभी सुनीता से कुछ नहीं कह पाता और जैसे ही होटल आता है, होटल का मैनेजर उसे ये कहता है कि आज यौम आज़ादी के अवसर पर तुम्हें ही आज प्रोग्राम करना पड़ेगा रॉकी, यानी नकली रॉकी कोई प्रोग्राम नहीं करेगा। अब वो सुनीता को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख के सारा सच बता के भेज देता है, लेकिन वो चिट्ठी पढ़ती है आशा पारिक, लेकिन कब? जब वो होटल में पहुंच जाती है प्रोग्राम देखने के लिए। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो शम्मी कपूर को ये बहुत खुशी होती है कि आशा पारिक वहीं बैठी हुई है चिट्ठी पढ़ने के बाद। उसे लगता है कि ये उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मेरे दोस्तों, वैसे तो जब भी मैंने यहाँ गाया है
आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, लेकिन आज आपकी तालियों की गूंज कुछ और है, क्योंकि आज मैंने भी अपने दिल की धड़कनें पहली बार आपको सुनाई, और उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि जमीन सचमुच रुक गई, या आसमान वाकई थम गया और एक परी, एक हसीन परी नीचे उतरी और मेरी उदास, वीरान और तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई है। मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, यही वो हसीन परी है जो मेरी मंगेतर बनेगी। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। मक्कार धोखेबाज, तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, तूने उसकी जान ली है, तुम खूनी हो और मुझे तुमसे नफरत है। सुनीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अनिल उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे जाते हैं कुंवर जी। अनिल सुनीता के घर जाता है, लेकिन प्रेम चोपड़ा और उसके पिताजी गुस्से में उसको मिलने नहीं देते और धक्के मार के निकाल देते हैं। कुंवर जी उसको शांत करके उसके होटल छोड़ देते हैं और जो पूरी पिक्चर में अनिल का पीछा कर रहा होता है एक मिस्टीरियस सा आदमी, अब वो सामने आता है। मिस्टर अनिल, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दास हूँ। पहचाना? जी हाँ, इसलिए इतने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहा है। मेरे कमरे की तलाशी नहीं, लेकिन अगर कोई पागल लड़की मेरी मोहब्बत में खुदकुशी कर ले तो इसमें मेरा क्या दोष है? खुदकुशी? मिस्टर अनिल, शायद आपको खबर नहीं कि रूपा तीसरी मंजिल से खुद नहीं कूदी, उसे जबरदस्ती नीचे फेंका गया है। उसने खुदकुशी नहीं की, उसका खून किया गया है। खून? लेकिन उसका खून कौन कर सकता है और किस लिए? आप समझते कि मैंने उसका खून किया? कुंवर साहब वहाँ से चले जाते हैं और प्रोग्राम खत्म करने के बाद रूबी यहाँ आती है अनिल से मिलने, जिसपे अनिल को अब शक है कि इसने उसे मारा है। ओह रॉकी, आई एम सो सॉरी फॉर यू। आखिर ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है कि सुनीता को हुआ क्या जो एकदम से? बहुत होशियार समझती हो ना अपने आप को। मैं? तुमने सोचा था तुम्हारी सियाकारियों पर हमेशा फरेब के पर्दे पड़े रहेंगे, तुम्हारी मक्कारियां हर निगाह से हमेशा हमेशा को छुपी रहेंगी। सारी दुनिया सारे जमाने के सामने मुझे गुनाहगार बनाकर तुम ये मासूम चरा लेकर घूमती रहोगी, जबकि तुम्हारी उंगलियां किसी खून में डूबी हुई है। इतना आसान नहीं है रूबी, इतना आसान नहीं है कि आज तुम्हारे फरेब का पर्दा चार हो चुका है। तुम्हें मालूम नहीं रूबी, आज तुम कहाँ हो? उसी तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल जहाँ से तुमने रूपा को मौत के तारीख अंधेरों में धकेला। तीसरी मंजिल जिसके हर कोने हर साए में मौत तुम्हारी राह देख रही है। रॉकी रुक जाओ, रॉकी रुक जाओ, तुम पागल नहीं, होश में आ गया हूँ, इसलिए मेरे हाथ में चाकू है और यकीन जानो ये आज तुम अपने जुर्म का इकरार करोगी जब फिर चाकू की तेज भारी है और तुम्हारा नर्म नाजुक। रॉकी, रूबी, शायद इन बाहों में होने की कीमत मौत थी। देखो मैंने कीमत चुका दी। रॉकी मैं मुजरिम नहीं, मेरा जुर्म ना सिर्फ तुम्हारा प्यार है, सिर्फ तुम्हारा प्यार। रूबी को कोई गोली मार देता है और अनिल को पुलिस हिरासत में लेके चली जाती है, लेकिन यहाँ कुंवर साहब आके अनिल की जमानत दे देते हैं। अगर कुंवर साहब तुम्हारी जमानत न देते तो मुकदमे के फैसले तक मैं तुम्हें हिरासत नहीं रखता। इसलिए कि आपको मुझ पर शक है? नहीं, इसलिए कि तुम्हारी जान खतरे में है। इस चार दीवारी के बाहर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी घात में बैठा है कि कब तुम बाहर निकलो और वो फिर तुम पर वार करे, और इस बार उसका निशाना शायद खाली ना जाए। याद रखो, वो रूबी को मारने नहीं आया था,
वो तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद करना चाहता था, इसलिए कि रूपा का कातिल भी वही है और उसे डर है तुम्हें उस पर शक हो चुका है। मगर मैंने तो रूबी पर शक किया था। दोनों कत्ल किसी मर्द ने किए हैं, औरत ने नहीं। आज मैं रूपा के कत्ल का वो राज और वो सबूत तुम्हें बता रहा हूं जो तुम किसी हालत में किसी को नहीं बताओगे, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। मरते समय ये बटन रूपा की मुट्ठी में था, जो गिरते वक्त कातिल के कोट से रूपा के हाथ में आ गया था। ये एक बटन कम से कम 2-2.5 हजार रुपए का है, और जाहिर है ऐसे 5 बटन तो उस कोट में होंगे ही। इतना कीमती सेट वही इस्तेमाल कर सकता है जो बहुत पैसे वाला हो। उस रात वो जोधपुरी कोट पहने था, उसके बटन भी कीमती थे, कुछ इसी तरह के थे। और उस डांस हॉल में रूपा का गला दबाते उसे मार डालने की धमकी भी दी थी। और मेरे मरने की तमन्ना उससे ज्यादा और कौन कर सकता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? रमेश, इंस्पेक्टर साहब, रमेश। रूपा का मंगेतर था, अब उसकी बहन के साथ शादी करना चाहता है। पिछले साल जब रूपा का कत्ल हुआ था तो वो इसी होटल में मौजूद था। इतना बड़ा सबूत अनिल के हाथ लगा है, वो बटन। अब देखना ये है कि बाकी 4 बटन कहाँ है, किसकी शेरवानी में लगे हैं। अब अनिल घर आता है, यानी होटल के रूम में आता है। वहाँ एक लड़की उससे मिलने आती है और उसे ये झांसा देती है कि तुम मेरी गाड़ी ले जाओ और तुम लकी रेस्टोरेंट में जाकर तुम्हें तुम्हारा मतलब रूपा का और रूबी का कातिल मिलेगा। अनिल वहाँ से निकलता तो है, लेकिन उस गाड़ी की ब्रेक फेल होती है और उसकी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। मेरा ख्याल है ये अनिल के दुश्मनों की एक चाल थी। उसे किसी ऐसी गाड़ी में बिठा दिया गया जिसके शायद ब्रेक नहीं थे, और इसीलिए वो। हेलो जी, फरमाइए। जी, ना तो अब तक अनिल के जिंदा होने की कोई खबर है और ना ही उसकी लाश का पता चला है। तलाश तो दोनों से बराबर जारी है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं। मगर मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा है। अगर भगवान न करे वो मर गया होता तो मोटर के साथ उसकी लाश जरूर मिलती। कुंवर साहब, जंगल का वो हिस्सा जंगली जानवरों से भरा हुआ है, और आप तो जानते ही हैं कि जानवर अपना शिकार खींचकर मीलों दूर ले जाते हैं। तो आपको यकीन है कि अनिल जिंदा नहीं हो सकता? अगर वो जिंदा होता तो उसे छुपने की क्या जरूरत थी? वो कोई मुजरिम तो है नहीं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि। कुंवर साहब, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि काश अनिल जिंदा होता और असली कातिल पकड़ा जाता, लेकिन हालात कह रहे हैं कि अनिल जा चुका है। उसके जिंदा होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर सुनीता वहाँ से घर जाती है और वो भी अनिल की जुदाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि अनिल अब नहीं है। वो घर से मरने के लिए निकलती है और अपने सामने अनिल को पाती है। अब अनिल को रमेश पे शक है। वो होटल जाता है, सुनीता को भेजता है ये बोलकर कि जरा पता करके आओ कि रमेश अब किस कमरे में है। इतनी देर में अनिल उसी लड़की को देख लेता है जिस लड़की को वो अपने कमरे में बंद करके आया था। उस लड़की का पीछा करते हुए वो कुंवर साहब के फार्म हाउस पे पहुंच जाता है, जहां कुंवर साहब उसे देख लेते हैं। वो मकान के अंदर तो नहीं गई? अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया कुंवर साहब। इस गेट से उसकी गाड़ी अंदर आई और उस गेट से बाहर चली गई। मेरा ख्याल है उसे पता चल चुका है तुम उसका पीछा कर रहे हो, और तुम्हें धोखा देने के लिए वो सड़क छोड़कर मेरे कंपाउंड से गुजर गई होगी। फिर तुम्हें फौरन होटल वापस चलना चाहिए। अनिल, तुम्हारी इन्हीं नादानियों का नतीजा है कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंसे हो। जानते हो, तुम्हारे दुश्मनों को खबर हो चुकी होगी कि तुम जिंदा हो, और कौन जाने किस घड़ी तुम्हारी जिंदगी पर फिर हमला और तुम हो कि दीवारों में कुछ तो करना चाहिए। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। इस बुखार में इतनी रात गए, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो मेरे साथ। लेकिन चलो मेरे साथ। ये कमरा कोई साल भर से बंद पड़ा। तुम आज रात यहाँ गुजार लो, कल इसे साफ करवा दूंगा, और तुम उस वक्त तक मेरे साथ रहोगे जब तक तुम्हारी मुश्किल आसान नहीं हो जाती। वो तो ठीक है कुंवर साहब, लेकिन हमें उस लड़की को पता लगाना चाहिए। आज रात ही कुछ करना चाहिए। आज रात को ही सब कुछ हो जाएगा। तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करो, सब मामला मुझ पे छोड़ दो। देखो, तुम्हारी अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, समझे ना? चुपचाप से कपड़े बदलो और सो जाओ। अब नाइट सूट देता हूँ, दे दो। यहाँ मेरे नाइट सूट पड़े हैं, जो फिटा है पहन लेना। आप आ जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। मैं आपके साथ। बिल्कुल इंटरफियर नहीं करो बीच में, समझे ना? कपड़े पहनो और सो जाओ। चलो, सुबह मिलूंगा। कुंवर साहब, देखो, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। मैं बाहर से ताला बंद कर रहा हूँ। बेटा है
कुंवर साहब अनिल को अपने रूम में बंद करके बाहर से कहीं चले जाते हैं। अनिल अब थका हारा कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोलता है तो जी हाँ, उसे वही शेरवानी मिलती है जिसका एक बटन रूपा के हाथ में मिला था और आज वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास है। अनिल ये सारा किस्सा समझ जाता है कि कुंवर ने ही सबका खून किया है। कुंवर आधी रात को चक्कू हाथ में लिए अनिल को मारने आता है, लेकिन अनिल वहां से भाग चुका होता है, मतलब खिड़की के रास्ते कहीं छुप जाता है। तो खिड़की से निकलकर भाग गया। हाँ, तब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हारी तलाश में निकला है या फिर उसे मुझ पर शक हो गया है और वो पुलिस के पास गया है। हाँ, मगर वो पैदल गया होगा और 1 घंटे से पहले पुलिस चौकी पर नहीं पहुंच सकता। मैं उसे रास्ते में पकड़ लूंगा। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है मैं होटल जाती हूँ। जान बचाकर भाग रही हो? नहीं तो अगर मैं यहाँ पकड़ी गई तो सारा राज खुल जाएगा। ये कहो ना कि मेरे साथ तुम भी सूली पर चढ़ोगी और मेरे साथ तुम्हें मौत मंजूर नहीं। मैं मजबूर हूँ, बेवा हूँ, 2 बच्चों की माँ। मेरे बच्चों को क्या होगा? आज तुम्हें बच्चे याद आ गए। 3 साल मेरे साथ ऐश करती रही, मेरी दौलत उड़ाती रही, उस वक्त तुम्हें बच्चे याद नहीं आए? मुझे इस रास्ते पर डाला तो किसने? तुमने। मेरे हाथ खून से रंगे तो किसने? तुमने। तुम इतनी आसानी से अपना दामन नहीं बचा सकती सबीना। इस गुनाह में तुम मेरी बराबर की हिस्सेदार हो और फांसी के तख्ते पर अगर मुझे चढ़ना है तो मैं अकेला नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी। सबीना को वहीं छोड़कर कुंवर वहां से निकल जाता है और शम्मी कपूर सबीना को पकड़ लेता है। अब शम्मी कपूर इंस्पेक्टर को फोन करता है और सबीना से सब सच स्टोरी के रूप में सुनता है। हेलो, अनिल, मैं कुंवर साहब के मकान से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जिंदा हूँ। इस वक्त कातिल का हमराज मेरे सामने है। रूपा और रूबी के कत्ल की दास्तान उसकी ज़बानी सुनिए। जी हाँ, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं कातिल की हमराज बनी तो वो भी अपनी जान की डर से। मेरी बदकिस्मती की दास्तान आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं बेवा हो गई थी, 2 बच्चों की माँ थी। जब कुंवर साहब से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई, मुलाकात बहुत आगे बढ़ गई। कुंवर साहब जब दिल्ली से मसूरी आते, मैं भी उनके कहने पे मसूरी आ जाती, पाक होटल में ठहरती। पिछले साल वही हुआ जिसका मुझे हमेशा डर था। अचानक दरवाजा खुला और कुंवर साहब की पत्नी हमारे सामने थी। उनके हाथ में पिस्तौल था और वह मुझे निशाना बनाना चाहती थी। कुंवर साहब से उनकी हाथापाई हो रही थी कि अचानक गोली चली और कुंवर साहब की पत्नी की लाश हमारे सामने थी। इस मौत को छुपाने के लिए कुंवर साहब ने लाश को जंगल में गाड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने स्टेट मैनेजर का लिबास पहन रखा था और उसी की जीप में हम रातों रात रवाना हो गए। कुंवर साहब की पत्नी की मौत एक हादसा थी। इस मौत को छुपाने के लिए कुंवर साहब को रूपा की जबान खामोश करना पड़ी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुंवर साहब को शक हो गया कि मिस्टर अनिल कुमार राज को पाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने होटल की 3री मंजिल पर चढ़कर अनिल कुमार पर गोली चलाई, लेकिन इत्तेफाक से गोली। तो अब यहाँ एक और कत्ल, यानी कि कुंवर साहब ने एक और गोली चला के खून कर दिया। अब कहानी सारी ये थी कि कुंवर की बीवी ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। कुंवर ने अपनी बीवी को मारकर जैसे ही दबाने गया, रूपा ने उसको देख लिया। अब कुंवर होटल में आकर रूपा को 3री मंजिल से नीचे गिरा दिया, उस वक्त जब रूपा रॉकी का कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। तो अब अनिल कुंवर के पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए लड़ाई करता है। अनिल, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। मेरा राज जानने में तुम जरूर कामयाब हो गए, लेकिन इस कामयाबी की कीमत मौत है। मैं सच तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो हाथ अपनी मोहब्बत का गला घोंट सकता है, वही हाथ तुम्हारा भी खून करके रहेगा। आज कुंवर साहब,
अगर आपके हाथ में मेरी मौत लिखी होती तो आप कभी के कामयाब हो चुके होते। और अगर अब मैं चाहूँ तो अपने हाथों से आपकी पोटी पोटी करके फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी दुश्मनी का बदला खुद नहीं लेना चाहता। बेहतर ये है कि आप खामोशी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, नहीं तो फिर मेरे ये बेरहम हाथ है और आपकी बेबसी। तुम कौन किसको बेबस करता है? तुमने ठीक कहा था नील, तुम्हारी मौत मेरे हाथों में ही। कुंवर साहब, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाइए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। हो सकता कानून आपकी जिंदगी बख्श दे। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं अनिल? अब इस दुनिया में मेरा कौन है मुझे जाने दो अनिल, मुझे जाने दो। मौत ही मेरी निजात है अनिल। अनिल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुंवर साहब, अनिल मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। कुंवर साहब ने अपनी जान ले ली। अनिल की सच्चाई सबके सामने आ गई और तीसरी मंजिल की कहानी तीसरी मंजिल तक ही सीमित रह गई। यानी कि एक थ्रिलर स्टोरी जिसका अंत इस तरह से हुआ। शम्मी कपूर की सुपर हिट फिल्म में से एक तीसरी मंजिल, एक म्यूजिकल थ्रिलर कहानी। दोस्तों, मजा आया होगा ये कहानी सुन के। ये पूरा महीना डेडिकेटेड था शम्मी कपूर को। मेरे लिस्टर्स को मैं बता दूं कि अगर आप लोग किसी फेवरेट हीरो की कहानियां सुनना चाहते हैं, उनकी मूवीज सुनना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचिका सेठ और अपना मैसेज इनबॉक्स में लिखिए कि आप कौन से हीरो की या हीरोइन की कहानियों को सुनना चाहते हैं उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया ट्रेड उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, अगले हफ्ते का फिर इंतजार कीजिए नए चेहरे, नई कहानी, नई फिल्म के साथ। किसका? रफ्तारी रुचिका का। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल न जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। कोई चलना यूं ही आंखें मीचे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
कल पे कल की बातें जीवन का हासिल है, पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के दीवाना, मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे आगे है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 तुम पे हजारों की आंखें, चाहिए तुमको सहारा, पलकों में आओ छुपा लूं, नाजुक तन है तुम्हारा, आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 मैं